हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। और ये सेकंड लेक्चर, अब देखो ये जो सेकंड और थर्ड लेक्चर या जो इसके 2 लेक्चर और आगे बनेंगे, बनाने को तो एक ही में बना सकते हैं अगले दोनों लेक्चर, बट है क्या इसमें चीजें ऑलमोस्ट सेम जैसी ही हैं। कुछ टफ टॉपिक नहीं है, जैसे कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो भी टफ नहीं था, टफ ये भी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि चीजें एक्सप्लेन तो करनी है। यहां पे आपको मेन चीज समझना है कि पॉइंट क्या देने हैं। अब ओटीसी मेडिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन क्या होती हैं। अब यहां पर केवल सीन ये है कि कुछ 8-10 बीमारियां हैं जो हमारे सिलेबस में है। 5 यहां कवर कर रहा हूं। कौन कौन सी बीमारियां हैं बताता हूं मैं। टोटल पेन, कोई आप एज अगर फार्मासिस्ट किसी शॉप पे हैं, मेडिकल स्टोर पर हैं, कोई आता है कहता है भैया हमें दर्द हो रहा है, या कोई कहता है भैया कफ है, कोल्ड है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, फीवर, गले में खराश जैसी है, कोई स्किन की प्रॉब्लम है, या ओरल हेल्थ, माउथ में छाले हैं, फिर दांत में दर्द है, या गम में स्वेलिंग्स है। ये कुछ बेसिक 8-10 बीमारियां बताई गई हैं। और इन बेसिक बीमारियों में स्टार्टिंग, अगर बेसिक स्टार्टिंग है तो एज अ फार्मासिस्ट आप कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो डील करने के लिए हमारे पास यहां साफ साफ लिखा हुआ है रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स। जब कोई आएगा आपके पास पेशेंट और जब आपको वो सिम्टम्स बताएगा, तो ठीक है, तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। सिम्टम्स किसके? माइनर एलिमेंट्स, छोटी छोटी बीमारियां, ये बीमारियां, और एंड एडवाइस फॉर सेल्फ केयर, और किस प्रकार आप उसको सेल्फ केयर के लिए एडवाइस करोगे या ओटीसी मेडिकेशन के लिए एडवाइस करोगे। टोटल 10 है, 5 हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे, 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, अच्छा ठीक, 5 स्टार्टिंग के 5 हम कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपके पास कैसा भी आ जाए, एक बेसिक जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के हिसाब से पिछले एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है। राइट अबाउट द सिम्टम्स, कि भाई सिम्टम्स का तो आपको पता तो सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स के बारे में लिखिए। और सेल्फ केयर एडवाइस प्रोवाइडेड बाय फार्मासिस्ट फॉर पेन मैनेजमेंट। अगर दर्द के लिए कोई आता है तो उसको कैसे मैनेज करवाओगे, तो सिम्टम्स के बारे में आपको लिखना है और सेल्फ केयर एडवाइस के बारे में लिखना है। तो सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, मुद्दा यहां पर यही आता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, आपको उसके अंदर 5 पॉइंट देने हैं। कितने पॉइंट देने हैं? 5 पॉइंट देने हैं। पहला, असेसमेंट ऑफ सिम्टम्स। दूसरा, सिम्टम्स को कैसे एसेस करेंगे, जांचेंगे। कोई बता रहा है आपको कि मेरे को ये हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आपको समझना है कोई बीमारी है। रिकमेंडिंग ओवर द काउंटर मेडिसिन, कौन सी आप ओटीसी उससे प्रोवाइड करेंगे और कैसे प्रोवाइड करवाएंगे। एक्सप्लेनिंग द सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन, फिर जब दवाई दे देंगे तो आपका काम बनता है कि भाई उसे ये भी बताओ कि दवाई का सेफ यूज कैसे होगा या कैसे करोगे, तो इस तरीके से यूज करोगे तो दवाइयां सेफ रहेंगी। ठीक। प्रोवाइडिंग सेल्फ केयर एडवाइस, सेल्फ केयर का मतलब होता है कि घर में रह के आप अपनी खुद की केयर कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें अपनानी है आपको। देखेंगे इसके अंदर क्या क्या पॉइंट होते हैं। यहां पे मैंने पेन मैनेजमेंट के लिए लिख दिया, बट एडवाइस सबके लिए रहेगी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। और मॉनिटरिंग फॉर रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग मतलब डेंजर। डेंजर मतलब दर्द हो रहा है और दर्द पता चला 2-4 दिन हो गए दवाई खा रहा है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं दर्द में, और दर्द बढ़ गया बहुत ज्यादा, आराम ही नहीं पड़ रहा है, तो समझ जाओ भाई रेड फ्लैग है, डेंजर है, उसको बोलो अब आप जाकर के डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, तो यही 5-6 पॉइंट सब में देने हैं। तो फटाफट इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं और आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में आप इंट्रो एक सब में कॉमन सा डाल सकते हैं, तो सब में कॉमन से मैंने डाल दिया है, कुछ कुछ में चेंज किया है ताकि थोड़ा सा वेरिएशन मिलता रहे, अदरवाइज सब में लिखेंगे। फार्मासिस्ट प्ले अ पाइवोटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग पेशेंट्स, पेशेंट्स को हेल्प करने में। मैनेज माइनर एलिमेंट्स, और जो छोटे मोटे एलिमेंट बीमारियां होती हैं उसको मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पर्टिकुलरली हम बात करें पेन की, पर्टिकुलरली पेन की बात करें तो उसमें तो काफी अच्छे तरह से मैनेज कर सकता है वो। तो यहां पर बस आपको सेम चीज, पूरा ये लाइन सेम लिखते चले जाने हैं सभी क्वेश्चन के आंसर्स में। और यहां पेन की जगह पर आपको केवल क्या मेंशन करना है, ठीक है, क्या मेंशन करना है पेन की जगह पे, आपको अपना टॉपिक बदलते रहेंगे। पेन की जगह डाल देंगे डायरिया, कोल्ड, कफ, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? तो देखो बेटा, लाइव क्लास में ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है, इसमें आपको चीजें समझनी है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं अब तक प्रीवियस एग्जाम में, और जो आंसर बेटा मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है, उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि आंसर थोड़ा डिटेल देता हूं मैं, ताकि उसमें से अगर आपको और छोटा करना है तो आप कर सकते हैं, बताऊंगा अभी। ओके, अब जैसे ये 5 है ना, इस 5 के अंदर आप 2-2, 3-3 लाइन डालकर खत्म भी कर सकते हैं, तब भी आपको एटलीस्ट कुछ नंबर मिलेंगे। 5 हेडिंग आपको पता है। अब उसके अंदर आप कितना कितना दे सकते हैं वो पॉइंट समझते हैं। चलिए, ये हो गया। पेन की बात करें, थ्रू प्रॉपर सिम्टम असेसमेंट, आप इसको कैसे करेंगे? सिम्टम को एसेस करेंगे, जो जो सिम्टम वो बताएगा। एडवाइस ओवर द काउंटर मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन है वो एडवाइस करोगे कौन सी लेनी है। गाइडेंस ऑन सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज, ठीक है, किस तरह से आप पेन के समय पे अपना ध्यान रखेंगे और पेन को कम करवाएंगे। चलिए, असेसमेंट ऑफ सिम्टम्स। अब इसमें एक कॉमन लाइन लिख देंगे, बिफोर रिकमेंडिंग एनी ओटीसी पेन रिलीफ। भाई, कोई भी ओटीसी को रिकमेंड करने से पहले द फार्मासिस्ट कंडक्ट अ ब्रीफ असेसमेंट, एक छोटा सा असेसमेंट करेगा ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन, उसकी कंडीशन को लेकर के क्वेश्चन सवाल जवाब करता है। कैसे पूछेगा? भैया नेचर ऑफ पेन कैसा है, आस्किंग अबाउट द टाइप ऑफ पेन, शार्प है, एकदम से डल, हल्का हल्का, थ्रोबिंग टाइप का है, ठीक है, बर्निंग टाइप जैसा है, ताकि समझ सके कि किस प्रकार इसका मेन कारण क्या है। पेन हल्का है, शार्प है, डल है, थ्रोबिंग है, जलन जैसा पेन है, तो एक आइडिया लगता है कि अच्छा ये गैस का पेन है कि किसी और चीज का पेन है, कि कोई नस मुड़ गई उसका पेन है, वो एक आइडिया लगता है उससे, ठीक है। लोकेशन, अंडरस्टैंडिंग वेयर द पेन इज लोकेटेड, पेन कहाँ हो रहा है ये चीज भी समझना जरूरी है। सर में हो रहा है, मसल्स में हो रहा है, ठीक है, जॉइंट पेन में हो रहा है। अब ये देखो यहां पर, अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, जैसे यहां तो मैंने आपको एक हिंट कर दिया, तो ये बेसिक है ये, आप कुछ ना करो। असेसमेंट ऑफ सिम्टम्स जैसे डाली हेडिंग, इसके आगे 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट डाले कि नेचर ऑफ पेन, लोकेशन पूछना है, सीवियरिटी पूछनी है, कितना सीवियर है, माइल्ड, मॉडरेट, बहुत सीवियर है, ड्यूरेशन कब से हो रहा है, ट्रिगर और एग्रीवेटिंग फैक्टर, किस लास्ट क्या खाया पिया था, किस वजह से हो गया, उसको जानने की कोशिश करना है, और उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री चेक करनी है, पुरानी कोई मेडिकेशन वगैरह तो नहीं चल रही है। ये 5-6 पॉइंट बस, ये मेन हेडिंग भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आप इतने समझदार हैं, मैं जानता हूं आप इतने समझदार हैं कि इसके आगे आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में रियलिटी बताऊं तो केवल आपको ये समझना है कि पॉइंट्स क्या देने हैं, बाकी आप खुद से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीजें हैं। चलिए, नेचर ऑफ पेन हो गया, लोकेशन पूछ लिया आपने, सीवियरिटी पूछ ली। सीवियरिटी में आस्किंग द पेशेंट, पेशेंट से पूछ रहे टू रेट द पेन ऑन स्केल, आप बताइए हल्का है, अब रेट कीजिए, हल्का है, मॉडरेट है, बहुत सीवियर है, ताकि सही दवा दी जा सके। ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग द पेन हैज लास्टेड, कितने टाइम से हो रहा है, वेदर इट इज रिकरिंग और न्यू, ये पहले भी होता रहा है या बिल्कुल नया है, लाइफ में पहली बार हो रहा है। वेदर इट इज रिकरिंग, रिकरिंग मतलब वापस बार बार हो जाता है, कुछ महीने बाद हो जाता है, 10 दिन बाद हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, या फिर ये बिल्कुल नया है। क्लियर? ओके, अब ट्रिगर्स, किस वजह से हुआ है, या एग्रीवेटिंग फैक्टर, या किस वजह से वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो यहां पर वो डिटरमाइन इफ एनीथिंग मेक्स द पेन वर्स, वो जानने की कोशिश करेगा कि कोई ऐसी चीज भी है कि जो वर्स मतलब बद से बदतर बना देता है, कोई चीज पेन को बदतर बना रही है। तो यहां पे मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं वर्ड टू वर्ड, इसके बाद सेम चीजें आएंगी, फिर फटाफट करेंगे, ठीक है। जैसे चलने फिरने से स्ट्रेस ले लिया बहुत ज्यादा, सर्टन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी कर लिया, रनिंग कर लिया, कोई वजन उठा लिया, क्या मतलब जानने की कोशिश करेगा उसका। मेडिकल हिस्ट्री, इंक्वायरी करेगा अबाउट द क्रोनिक कंडीशन, कोई अर्थराइटिस या डायबिटीज वगैरह तो नहीं है, ठीक है, या अदर कोई मेडिकेशन पेशेंट ले रहा है टू अवॉइड पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन। भाई कोई ओटीसी देगा उससे पहले यही पता करेगा भाई कोई और मेडिकेशन तो नहीं चल रही है आपकी, ठीक है। तो ये देखो, ये सब चीजें आपको यहां पर देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फार्मासिस्ट। अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भविष्य में जाकर किसी बड़े हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट जॉब करनी है, तो ये सारे पॉइंट, ठीक है, एज अ इंटरव्यू वगैरह जब होगा तो आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो इवन जो आप आपकी फार्मेसी खोलेंगे तो मतलब ये जो आज लेक्चर हम 2nd और 3rd पढ़ेंगे ना, आज नहीं, मतलब जब भी आप लोग पढ़ लेंगे, मतलब पढ़ा दूंगा, तो आप ओटीसी के मामले में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या देना है, ये बेसिक बीमारियों में क्या करना है, आपने उसको क्या कर लिया, एसेस कर लिया। आगे आए, रिकमेंडिंग ओवर द काउंटर पेन रिलीवर, अब आप उसे रिकमेंड करेंगे। तो
तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे क्योंकि हमें आंसर लिखना है, अच्छे नंबर चाहिए। बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, जो ऊपर हमने सिम्टम्स समझे उसके आधार पर द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री द फार्मासिस्ट रिकमेंड, उसके सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर फार्मासिस्ट रिकमेंड करेगा सुटेबल ओटीसी पेन रिलीफ मेडिकेशन। कौन कौन से कर सकता है? पैरासीटामोल कर देगा, इबुप्रोफेन कर देगा या नेप्रोक्सन जो कि एनएसआईडी है, ठीक है, टॉपिकल पेन रिलीवर जो जेल वगैरह रहता है अपने पास, या अगर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है तो उसके हिसाब से करेगा। तो आप ये 1 2 3 4 अंदर का मन से बना के लिख सकते हैं। ये 4 हेडिंग आपको याद कर लेनी है, कौन कौन सी ओटीसी यहाँ पे कॉमन है। अब पैरासीटामोल के बारे में सब जानते हैं, ये सेफ होता है, इफेक्टिव होता है, सर दर्द में है, किसी भी तरह का दर्द है, दांत में दर्द है या जनरल बॉडी पेन में काम करता है ये, ठीक है। इबुप्रोफेन है या नेप्रोक्सन है जो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, एनएसआईडी, यूजफुल फॉर इन्फ्लेमेटरी पेन, अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है बॉडी के अंदर, चोट लगी है, ठीक है, सच एज मसल स्प्रेन, चोट लगी मुड़ गया है, हाँ ठीक है, अर्थराइटिस है या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है जो पीरियड्स के समय पेट में दर्द होता है, ठीक है, उसमें भी दिया सकता है। हाउएवर, हालांकि एनएसआईडी शुड बी अवॉइडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर किस ओटीसी को अवॉइड करना है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है और इसको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। बाय इंडिविजुअल विद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज, अगर किसी के पेट में अल्सर्स वगैरह हैं, ठीक है, जीआईटी का इशू है, गैस बनती है, तो वहां पर कोशिश करेंगे आप उसे अवॉइड करेंगे। किसी को किडनी प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर है तो आप उसको एनएसआईडी नहीं देंगे, ठीक है। अब आप ये डिबेट नहीं करेंगे सर हमारे दादा को है लेकिन डॉक्टर को दर्द वगैरह हो तो डॉक्टर दे देता है, डॉक्टर दे सकता है, उसको हर एक मेडिसिन का उतना नॉलेज होता है, ठीक है। एज अ फार्मासिस्ट मजबूरी है तो दे दो, कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, अदरवाइज हम लोग अवॉइड करेंगे कि ना दें, ठीक है। तो डॉक्टर्स में फार्मासिस्ट में थोड़ा सा गैप तो रहेगा, ओके। नाउ टॉपिकल मतलब ऊपर से सूजन वगैरह आ गई तो ऊपर से लगा दो। फॉर लोकलाइज्ड पेन, पेन एक ही जगह पे हो रहा है, मसल्स और जॉइंट पेन वगैरह है तो हम लोग क्या करेंगे, लोकलाइज्ड का मतलब जो एक ही जगह पे होता है, जैसे कि मसल्स या जॉइंट पेन है, फार्मासिस्ट में रिकमेंडेड टॉपिकल ऑइंटमेंट या जेल या पैचेस वगैरह आते हैं वो लगवा देगा, ठीक है। उनके अंदर मेंथॉल, कैप्सियन या एनएसआईडी हो सकता है, आजकल डेक्लोफेनेक जेल वगैरह आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में इबुप्रोफेन या नेप्रोक्सन टू एलिविएट पेन कॉज्ड बाय मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। तो सिंपल सी बात है, अगर क्रैम्प है यहाँ पे, ठीक है, ऐंठन हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, तो इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन, आप सिंपल मेडिसिन का नाम मेंशन कर सकते हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये ऐसे आप याद कर लेंगे कि हाँ ऐसा है तो स्कोरिंग अच्छा करोगे, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनिंग द सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन, अब आपने बता तो दिया कि लो भाई पैरासीटामोल ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी दवा दी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको बताना होगा उसको, आप ये सुनिश्चित करेंगे कि वो उसका प्रॉपर यूज करे। तो कितनी डोज में लेना है, कितनी बार लेना है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके, और ड्यूरेशन ऑफ यूज, कब तक लेना है, ऐसा नहीं कि लेते चले जाओ, ठीक है, दर्द हो रहा अपने मर्जी से लेते चले जा रहे, ऐसा नहीं। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। आपने ओटीसी बता दी, अब आप सिम्टम्स हो गए, अब आप बताएंगे सेल्फ केयर एडवाइस, खुद आप कैसे केयर करेंगे, ठीक है। तो इन एडिशन टू रिकमेंडिंग मेडिकेशन देने के अलावा फार्मासिस्ट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सेल्फ केयर टिप, आपको इंपॉर्टेंट सेल्फ केयर टिप्स भी देने हैं, ठीक है, जैसे कि टू हेल्प पेशेंट मैनेज पेन, जैसे कि पेन को मैनेज कर सके, ओके। जैसे भाई देखो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, ये तो हर बीमारी का इलाज है, रेस्ट करो, रेस्ट करने से बॉडी में एक्टिविटीज कम होती हैं तो बॉडी अपने आप को सारा जो बॉडी एनर्जी है वो हील करने में लगाती है। अब आप चल रहे हो, फिर रहे हो, दौड़ रहे हो तो बॉडी अपनी एनर्जी उसमें भी लगा रही है, हील कैसे करेगी, अपने आप को ठीक कैसे करेगी, ठीक है। इसीलिए आराम, एडिक्वेट रेस्ट, आप कहोगे भैया पर्याप्त रेस्ट लो, अगर ले सकते हो तो इंकरेज करोगे रेस्ट टू अलाउ द बॉडी टू हील, जिससे कि बॉडी अपने आप को हील कर सके। ये बात हम सबको पता है कहीं ना कहीं कि बॉडी अपने आप को खुद से ठीक करने में लगी रहती है। एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि चीजें बाहर हो जाए, जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर एक अलग चीज होती है, बॉडी अपने को हील करने की क्षमता रखती है। प्रॉपर पोस्चर, कमर अमर का दर्द है, गर्दन अकड़ी हुई है तो पोस्चर सही होना चाहिए, है ना, ठीक है। सजेस्ट मेंटेनिंग गुड पोस्चर, सही पोस्चर बनाएं फॉर बैक और नेक पेन, कुछ लोग ऐसे झुक के चलते हैं या ऐसे झुक के बैठते हैं, सीधा स्ट्रेट, ठीक। फिर आप बता सकते हो कि भाई आप हॉट और कोल्ड थेरेपी ले सकते हो। कोल्ड कंप्रेस, आपने देखा होगा क्रिकेट तो अलग सभी लोग देखते हैं, पैर मुड़ जाता है तो ठंडी बर्फ की वो लगाई जाती है, ठीक है। फॉर एक्यूट पेन, बहुत ही तुरंत चोट लगी, बहुत तीव्र पेन हो रहा है, बहुत भयंकर वाला, और इन्फ्लेमेशन है, सच एज आफ्टर एन इंजुरी, चोट लग गई है, ठीक
ठीक है, जैसे पैर मुड़ गया है, जख्म हो गए हैं, ठीक है। ब्रूजेस का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ये चोट जो बहुत वैसी ना हो, कहते हैं कि जैसे मतलब खुला जख्म बहुत भयंकर वाला ना हो, ठीक है, चोट लगी हो, हल्की खरोच सी हो लेकिन साथ में सूजन वगैरह भी है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम कोल्ड कंप्रेस लगा देंगे, ठीक है। कोल्ड कंप्रेस मतलब वही बर्फ भर देते हैं। अप्लाइंग अ कोल्ड कंप्रेस फॉर 10 to 15 मिनट कैन रिड्यूस स्वेलिंग और नंब द पेन। स्वेलिंग को कम करता है और दर्द होता है उसको शून्य कर देता है। हीट थेरेपी, अगर कोई क्रोनिक पेन है, बहुत लंबे समय से कोई दर्द चला रहा है, लाइक मसल स्टिफनेस, मसल्स अकड़ जाती हैं, क्रैम्प आ जाते हैं, ठीक है, आ हीटिंग पैड और वार्म बाथ, गर्म पानी से नहाना या हीटिंग पैड जो होता है वो रिलैक्स करता है टाइट मसल्स को और इंक्रीज द ब्लड फ्लो, वहां पे ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा तो चीजें आसान होगी। तो अब देखो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए फार्मासिस्ट कोई आपसे पूछेगा भैया बिना बीमारी के कैसे, बिना दवाई के कैसे ठीक हो, क्या कर सकते हो, आपको रेस्ट ले लो, हॉट और कोल्ड थेरेपी ले लो, लेकिन कब हॉट लेनी है कब कोल्ड लेनी है ये आपको समझना है, ठीक। कई बार ऐसा भी होता है इवन एक्यूट पेन में भी हम कोल्ड कंप्रेस नहीं ले सकते। ये बहुत माइनर बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना इस चीज का, ओके। हाइड्रेशन, देखो ये एक आपका रामबाण है, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन तो है ही। खैर हाइड्रेशन मतलब बॉडी को अगर आप प्रॉपर फ्लूइड देते रहेंगे, पानी की कमी ना होने दें तो बहुत बढ़िया, ठीक है। स्टेइंग हाइड्रेटेड, एडवाइस टू स्टे हाइड्रेटेड, पानी बॉडी को मतलब डिहाइड्रेट ना होने दे, स्पेशली फॉर कंडीशन लाइक टेंशन, हेडेक्स वेयर डिहाइड्रेशन माइट बी अ ट्रिगर। टेंशन है, सर में दर्द है बहुत ज्यादा, तो कई बार ज्यादातर केस में क्या होता है जो डिहाइड्रेशन होता है वो इसका कारण होता है। आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग इन तरह से जो है ना पार्टी या मीटिंग वगैरह होती है तो पानी की बोतल एक हमेशा साथ रहती है, वो आदत बना ली उन्होंने सिप लेने की। क्यों? क्योंकि वो चलते फिरते रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कब पानी की कमी हो जाएगी, तो पानी हल्का हल्का पीते रहना चाहिए सिप कर करके, ठीक। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट, बहुत मायने रखती है। हेल्दी डाइट रिच इन एंटी इन्फ्लामेटरी फूड, आप कोशिश करें जो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड सजेस्ट करें, जैसे कि उससे कह दो भैया जब तक दर्द है 2-4 दिन फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो फिश खाइए, वहां से मिलेगा, अदरवाइज इसके कैप्सूल आते हैं वो रिकमेंड कीजिए। कैन हेल्प द मैनेज क्रोनिक पेन कंडीशन, क्रोनिक पेन कंडीशन यहाँ से आपकी मैनेज हो जाएगी। फिर फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेचिंग, आप इसको फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जेंटल एक्सरसाइज, जेंटल मतलब बहुत आराम वाली, जैसे कि वॉकिंग, थोड़ा सा चल लिया 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, या स्ट्रेचिंग जो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करवाते हैं, ठीक है, टू इंप्रूव ब्लड फ्लो। इन दोनों से क्या होगा, ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, ब्लड का जो फ्लो होता है पर्टिकुलर पेन वाले पार्ट में बढ़ेगा, रिड्यूस करेगा स्टिफनेस, अकड़न वगैरह तो कम हो जाएगी फॉर जॉइंट एंड मसल्स पेन के लिए। स्ट्रेचिंग एंड योगा, वही वाली बात आ गई, दोनों पॉइंट लगभग सेम ही है। ये सजेस्ट योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर रिलीविंग टेंशन, टेंशन है या स्टिफनेस है तो योगा या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हेडेक, नेक पेन, बैक पेन, ठीक है, बैक पेन रहता है तो स्ट्रेचिंग वगैरह थोड़ी सी हो जाती है तो अच्छा रहता है करके, तो ये आप उसको क्या करेंगे, एडवाइस दे रहे हैं। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर सर का दर्द है और स्ट्रेस ज्यादा है तो क्या सजेस्ट करेंगे भैया, रिलैक्स होइए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। क्या क्या है रिलैक्सेशन टेक्निक, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, और ये रियलिटी काम करती है, आप लोग करके देखिएगा। 5 मिनट कमरा बंद, लाइट बंद, आंखें बंद, और कुछ नहीं, अपनी जो सांस छोड़ रहे हो 1 2, ये रियल में वर्क करता है। आप टाइमर लगा दीजिए 5 मिनट का, 5 मिनट में आप उब जाएंगे। आप जब जैसे जैसे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जाएगा ना, ये क्यों, आपने थोड़ी देर के लिए अपने आप को पूरी दुनिया से काट दिया। 5 मिनट का टाइमर सेट कीजिए, ठीक है, और उसके बाद ध्यान कैसे रहे, हटाएं दुनिया से, उसका सबसे बेस्ट तरीका है सांस जा रही है उसको काउंट करो, अंदर गई बाहर आई, बहुत अच्छा तरीका है, माइंड रिलैक्स हो जाता है इससे, ठीक है। और एडिक्वेट स्लीप, जो कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जब से कि सोशल मीडिया एकदम हावी हो गया, तो रिलैक्सेशन और स्लीप लेंगे तो पेन में आराम पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन बहुत आराम से बता रहा हूं मैं, इसके आगे बहुत सारे पॉइंट सेम सेम आएंगे, हम दौड़ेंगे फिर, ठीक है। फिर आप मॉनिटरिंग रेड फ्लैग, रेड फ्लैग मतलब डेंजर, दे में एडवाइस पेशेंट, पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि भैया डॉक्टर के पास चले जाओ, कब, इफ पेन परसिस्ट और वर्सन आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ यूजिंग ओटीसी मेडिकेशन, पेन लगातार रह रहा है या और ज्यादा बदतर होता जा रहा है ओटीसी मेडिकेशन लेने के बाद भी। देयर आर साइंस ऑफ मोर सीरियस अंडरलाइंग कंडीशन, कुछ और भी साइंस दिख रहे हैं
उसके सिम्टम्स बताने के हिसाब से, जैसे कि बहुत तेज दर्द है या अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट पेन है, सीने में दर्द हो रहा है और कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है, गैस भी नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रही, तो चेस्ट पेन तो फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। सीवियर हेडेक, सर में दर्द है खतरनाक वाला, ठीक है, या जॉइंट स्वेलिंग, जॉइंट्स में सूजन आ गई है, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे डॉक्टर के पास जाइए आप। पेन इज अकम्पनीड बाय अदर वरिंग सिम्टम्स, या फिर दर्द के साथ साथ कुछ और सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसे फीवर भी आ रहा है, सुन्नपन भी आ रहा है, दर्द भी हो रहा है, सुन भी पड़ गया अपने आप, या डिफिकल्टी इन मूविंग, चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आपको पेन के साथ साथ ये कुछ और दिक्कतें दिखाई देती हैं तो तुरंत कहिए कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। क्लियर, सिंपल। तो मेरे ख्याल से बन गए आप लोग पूरे फार्मासिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आंसर है, यही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आंसर वगैरह सब मैं जैसे बोला हुआ है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग क्वेश्चन आंसर में सारे टॉपिक आपके क्वेश्चन वाइज कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, राइट अबाउट द सिम्टम्स एंड सेल्फ केयर एडवाइस प्रोवाइडेड बाय फार्मासिस्ट फॉर कफ। कफ के लिए क्या है, अब कफ क्या हुआ आप तो सर हमें तो पता है, ऑब्वियस बात है। फिर वही लाइन लिखोगे, फार्मासिस्ट प्ले अ पाइवटल रोल इन हेल्पिंग पेशेंट मैनेज माइनर एलिमेंट, वही सारी चीजें, ठीक है ना, वही लाइन लिखोगे जो ऊपर लिखवाई थी मैंने, केवल यहाँ पे क्या कर दोगे, कफ कर दोगे। अब असेसमेंट, उससे पूछोगे भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, जैसे टाइप ऑफ कफ, कफ कैसा है, आस्किंग वेदर कफ इज ड्राई, क्या कफ ड्राई है, मतलब सूखी खांसी आ रही है, नॉन प्रोडक्टिव भी कहते हैं इसको, नॉन प्रोडक्टिव विदाउट म्यूकस, जिसमें म्यूकस नहीं आता है, या वेट है, प्रोडक्टिव या विद म्यूकस और फेल्जम, ठीक है, फेल्गम कहते हैं इसको, बलगम कहते हैं हम लोग वैसे, ठीक। इससे हमको हेल्प मिलती है, दिस हेल्प गाइड ट्रीटमेंट ऑप्शन, भाई कौन सी मेडिसिन देनी है, ड्यूरेशन कब से हो रहा है, हाउ लॉन्ग कफ लास्ट, एग्जाम्पल एक्यूट कफ, बहुत तेजी से खांसी हो रही है और लेस देन 3 वीक्स, 3 हफ्तों से पहले, या क्रोनिक कफ है मोर देन 8 वीक्स है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर उसको रेफर कर देता है, भाई डॉक्टर को दिखाइए और अपना मेडिकल जांच कराइए। खैर, ठीक है, ड्यूरेशन बता पूछेंगे आप लोग, फिर कुछ और सिम्टम्स भी पूछेंगे, कई बार क्या होता है खांसी के अलावा कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि साथ में फीवर भी आ रहा है आपको, ठीक है, गले में भी खराश है, चेस्ट में भी टाइटनेस जकड़न सी लग रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ऐसी कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही है, उससे पूछेंगे, इससे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। दिस हेल्प डिफरेंशिएट बिटवीन कॉज सच एज कोल्ड, एलर्जीज और मोर सीरियस रेस्पिरेटरी इश्यूज। आप समझ पाएंगे कि सिंपल कोल्ड है या कोल्ड के साथ साथ एलर्जी भी है या कोई और रेस्पिरेटरी इशू भी है, ठीक है, मैंने कहा ना पहले वाले में हो गया, सारी चीजें लगभग सेम सेम चलेंगी। ट्रिगर पूछेंगे, क्या चीज से ट्रिगर हुआ है, चेक करेंगे इफ कफ इज ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक फैक्टर, कोई एलर्जी, कोई चीज खाई हो जिससे एलर्जी हो, ठीक है, स्मोक करते हो, ठीक है, और एक्सपोजर टू इरिटेंट, डस्ट या पॉल्यूशन, घर की साफ सफाई करी हो और अब एकदम से खांसी से स्टार्ट हो गई है, तो ये चीज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा अगर पता चलता है कि एलर्जी की वजह से, तो आपको फिर वैसा ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड, मतलब ओटीसी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है। रिकमेंडेशन, अब यहाँ पे कुछ नहीं, रिकमेंडेशन आप सीधा दवा का नाम डाल सकते हैं। ड्राई कफ के लिए आप क्या डाल देंगे, फॉर ड्राई कफ, ठीक है, होता है कि गले में खुजली से होती है, कॉज्ड बाय इरिटेशन, गले में क्या हो रही है, खुजली हो रही है, और टिकलिंग इन द थ्रोट, गले में टिकलिंग जैसे नहीं, कोई इचिंग जैसे होती रहती है। अब फार्मासिस्ट क्या करेगा, कफ सप्रेसेंट, ये आपका एमसीक्यू बनेगा कि बताओ एक फार्मासिस्ट, एक पेशेंट जो आया है जिसको कि ड्राई कफ है, ठीक है, तो वो उसको क्या ओटीसी में क्या सजेस्ट करेगा, कफ सप्रेसेंट सजेस्ट करेगा, ठीक है। कफ का मतलब बेटा खांसी होता है, अब वो खांसी वेट है या ड्राई है, तो उसके हम ड्राई कफ या वेट कफ बोलते हैं उसको, कफ का मतलब खांसी, ठीक है। अब ड्राई कफ के लिए जनरली डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन और फल्कोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो ओटीसी में चलते हैं अपने, ठीक है, लिख दोगे नाम। ये सुटेबल होती है शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए, थोड़े टाइम के रिलीफ के लिए होती है, फॉर ड्राई कफ कॉज्ड बाय कोल्ड, फ्लू और थ्रोट इरिटेशन, गले में इरिटेशन हो रही है या फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, तो उसमें काम कर जाती है। वेट, अगर प्रोडक्टिव कफ है तो यहां पर आप कफ सप्रेसेंट नहीं देंगे, यहां पर आप एक्सपेक्टोरेंट्स देंगे। एक्सपेक्टोरेंट्स का मतलब जो आपके कफ को खींच के, कफ मतलब बेलगम को निकाल के बाहर करेगा, उसको हम लोग म्यूकोलाइटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, लूजन एंड एक्सपेल म्यूकस, जो हमारे यहाँ पे म्यूकस भरा हुआ होता है उसको लूज कर देता है, और एक्सपेल, एक्सपेल मतलब बाहर निकाल देगा, ठीक है। बाकी अपने लाइन वर्ड का आप लिख सकते हैं, फॉर वेट और चेस्टी कफ, चेस्टी मतलब जो सीने में भरा हुआ होता है,
वेयर म्यूकस और फेल्जम इज प्रेजेंट, जहाँ म्यूकस मौजूद होता है। तो ये लाइन आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं, बिल्कुल टफ नहीं है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि फॉर वेट कफ वी रिकमेंड, सीधा लिख सकते हैं वी रिकमेंड एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक, सीधा लाइन बना के लिख सकते हैं ये, ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाएगा, गुआनफेंसिन है और दूसरा क्या है, ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल, बड़े कॉमन है ये पतला कर देते हैं, लूज करते हैं म्यूकस का, जिससे कि वो आसानी से बाहर आता है। और ये दोनों क्या है, म्यूकोलाइटिक्स हैं। जो म्यूकस होता है उस म्यूकस के अंदर ऐसे नेटवर्क्स रहते हैं, तभी वो बाहर नहीं निकलता। इस नेटवर्क को तोड़ देता है तो आसानी से उसको बाहर निकलना आसान हो जाता है, तो इसलिए इसे म्यूकोलाइटिक कहा जाता है। ब्रेक डाउन म्यूकस, जो म्यूकस को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ताकि वो स्टिकी ना रहे, चिपचिपा ना रहे, चिपकेगा नहीं सीने में और बाहर निकलने में आसानी रहेगी, ठीक है। अगर कफ के साथ साथ एलर्जी भी है तो अगेन एंटीहिस्टामाइन, जो ऊपर कोई मेडिसिन आपने दी है उसके साथ आप क्या दे देंगे, एंटीहिस्टामाइन भी दे देंगे, जैसे कि डाइफिनहाइड्रामाइन या सिट्राजिन, जिससे कि एलर्जी कम हो सके, ठीक है। ओके, जब एलर्जी कम होगी तो हमारा जो म्यूकस प्रोडक्शन है ये भी हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। तो ठीक है, एंटीहिस्टामाइन क्या करते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन को कम करते हैं, रिलीफ कफिंग कॉज्ड बाय एलर्जीज और हे फीवर की वजह से जो खुजली वगैरह होती है, बार बार आ रही होती है खांसी, वो कम हो जाती है, ठीक है। फॉर सोर थ्रोट एसोसिएटेड कफ, कफ भी है और साथ साथ गले थोड़ा सा खराश भी है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, लोजेंजेस स्टेप्सिस वगैरह साथ में बता देंगे, वही खाओ, उसके अंदर मेंथोल और हनी वगैरह होता है, जिससे कि वो सूदे द थ्रोट को थोड़ा सा स्मूथ कर देता है, मतलब जो आराम पहुंचाता है, इरिटेशन कम हो जाती है। कफ ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है, जैसे ग्लिसरीन वगैरह के होते हैं या हनी या यूकलिप्टस के होते हैं, उसको आप खाइए, ठीक है, वो गले में ऐसे कोटिंग जैसी बना लेंगे और खुजली वगैरह कम आएगी, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीजें हैं, लोजेंजेस, कफ ड्रॉप्स, एंटीहिस्टामाइन, ये आप क्या कर रहे हैं, ओटीसी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो ड्राई वेट दोनों का अलग हो गया। नाउ फिर वही बताएंगे डोज को, करेक्ट डोज कब खानी है, कितनी बार खानी है, ओवर यूज नहीं करेंगे, और अल्कोहल कंटेंट को लेकर के स्पेशल हिदायत देंगे, क्योंकि हमारे पास जो कफ सिरप वगैरह होते हैं उनमें कई बार अल्कोहल कंटेंट होता है, तो आप पक्के से हिदायत देंगे अलर्टिंग पेशेंट, और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, बाकी सब तो कॉमन हो गया। इफ सर्टन कफ सिरप कंटेन अल्कोहल, किसी कफ सिरप में अगर अल्कोहल है तो आपसे एडवाइस करेंगे भैया आप ड्राइव ना करें या अवॉइड अल्कोहल इंटेक। इफ दे नीड टू ड्राइव और अवॉइड अल्कोहल इंटेक, मतलब इनके अंदर अल्कोहल है, आप ड्राइव ना करें, और अगर ड्राइव कर रहे हैं तो ध्यान से करें, ठीक है ना। अलर्टिंग पेशेंट, पेशेंट को अलर्ट करेंगे इफ सर्टन कफ सिरप, कुछ सिरप के अंदर अल्कोहल मौजूद है, एंड एडवाइजिंग कॉशन, उनको कॉशन देंगे इफ दे नीड टू ड्राइव, अगर उन्हें ड्राइव करने की जरूरत है तो, ओके। चलिए, प्रिवेंटिंग सेल्फ एडवाइस, अब यहां पे वही आ गया, हाइड्रेशन, खूब सारा पानी पिए। खूब सारा पानी पीने से क्या होता है, कफ में खूब सारा पानी पीने से क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो हमारा गला है उसको मॉइस्ट करता है और हमारा जो म्यूकस है उसको लूज करता है, ये आपको समझना है। बाकी तो ठीक है, पानी पियो, लेकिन क्यों पिए कफ में, क्यों पिए फीवर में, ये रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रॉपर हाइड्रेट रहते हैं, ये की टू सूदिंग ड्राई थ्रोट, गला सूख जाता है तो खुजली फिर ज्यादा होती है, पानी रहेगा बॉडी के अंदर तो गला सूखेगा नहीं, ठीक है। एंड थिनिंग म्यूकस फॉर वेट कफ, म्यूकस को पतला करता है अगर कफ मतलब कहते हैं फेल्गम वाला आपका खांसी है तो उसको पतला कर देता है। गरम लिक्विड पिए, गरम पानी, ठीक है, गरम चाय, जो भी है, वार्म बेवरेजेस जैसे कि हनी एंड लेमन टी है, ये सूदे द थ्रोट एंड रिलीव इरिटेशन, गले में आराम पहुंचाती है, उसको स्मूथ करती है, जिससे कि खुजली वगैरह नहीं होती है। क्लियर। तो ये सब चीजें अब कॉमन आने वाली हैं। चलते हैं आगे। ह्यूमिडिफिकेशन, कई बार कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ड्राई मतलब बहुत गर्मी है वहां काम कर रहे हैं या भयंकर एसी चल रहा है, एसी ठंड भी ड्राई करती है और बहुत ज्यादा गर्मी भी ड्राई करती है, तो ह्यूमिडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, नमी की। तो यूज अ ह्यूमिडिफायर, रिकमेंड यूजिंग ए ह्यूमिडिफायर और अ वेपोराइजर टू ऐड मॉइस्चर टू द एयर, जिससे कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहां पे मॉइस्चर आ जाए, विच कैन हेल्प सूद ड्राई इरिटेटेड एयरवेज स्पेशली ड्यूरिंग विंटर और इन ड्राई क्लाइमेट।
अगर सर्दी है बहुत ज़्यादा या फिर ड्राई क्लाइमेट है, सूखा है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आप ह्यूमिडिफायर यूज़ करें कि आसपास के एनवायरनमेंट में नमी रहे। स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, सजेस्ट इनहेलिंग स्टीम फ्रॉम अ बॉल ऑफ हॉट वाटर, भाप लीजिए आप। क्लियर है। रेस्ट तो लेना ही लेना है, रेस्ट लेने से रिकवर जल्दी होंगे। अवॉइड इरिटेंट्स, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो जिससे कि खांसी हो सकती है, जैसे कि स्मोक है या पॉल्यूशन वाली जगहों से दूर रहें। ठीक है। एलर्जन कंट्रोल, इफ एलर्जीज आर ट्रिगरिंग द कफ, अगर किसी एलर्जी की वजह से आपको कफ हो रहा है, एडवाइज टू कीप विंडो क्लोज, घर के दरवाजे बंद रखें। यूजिंग एयर प्यूरिफायर यूज करें। एंड अवॉइडिंग एलर्जेंस लाइक पॉलन और पैट डेंडर, जानवरों से भी दूर रहें, उनके जो बाल वगैरह होते हैं या कुछ और चीज होती है उनसे क्या होता है, आपको एलर्जी होती है। ठीक है। साथ साथ में क्या कर सकते हैं आप, हनी और कफ, हनी फॉर कफ रिलीफ फॉर अडल्ट एंड चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर। हनी आप 1 साल से नीचे के बच्चे को शहद नहीं देंगे। देखो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, मैंने मेंशन भी किया हुआ है। जो ये करते हैं ना हम लोग, इसे कहते हैं ना कि बच्चा पैदा हुआ शहद चटाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, वो मौत होती है उससे। अब ऐसा क्यों है मैं बताऊं। जो भाई मधुमक्खियाँ होती हैं ना, लाती हैं पॉलन फूलों से ला के इकट्ठा करती हैं, वो जब लाती हैं तो उनमें एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, उसके स्पोर्स होते हैं कई बार। ठीक है। और वो शहद में रह जाते हैं। ठीक है। और वो जब रह जाते हैं शहद में तो बोटुलिज्म नाम का, ठीक है ना, बीमारी हो जाती है, फैल जाती है बच्चों में और डेथ वगैरह होती है, तो दिक्कत देता है। तो शहद 1 साल से नीचे के बच्चों को शहद ना चटाएं, क्योंकि 1 साल तक उनकी पूरा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो पाता है। तो हनी फॉर कफ रिलीफ स्पेशली कहा है ओवर चिल्ड्रन 1 ईयर, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है। इट हैज नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। एंड कैन बी मिक्स्ड विद वार्म वाटर, गर्म पानी में मिला करके आप उसको या हर्बल टी बना के पी सकते हैं। हाउएवर हनी शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को नहीं देना है अंडर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल से नीचे वालों को, ड्यू टू द रिस्क ऑफ बोट्यूलिज्म। हनी इज एसोसिएटेड विद इन्फेंट बोट्यूलिज्म। ठीक है, बीमारी का नाम बता दिया यहाँ पर। ड्यू टू द पोटेंशियल प्रेजेंस ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम स्पोर्स, ये स्पोर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सजेस्ट करेंगे सभी को, अपने आसपास को जागरूक करेंगे, बच्चों को शहद ना चटाएं। 6 महीने तक तो बच्चों को पानी भी ना दें, केवल माँ का दूध पिलाएं। हाँ, जिन माताओं को दूध नहीं आता है वो अलग बात है, मजबूरी में पानी और दूध का पाउडर मिला के पिलाना पड़ता है। बट जिन माताओं को अच्छे से मिल्क आ रहा है, दूध आ रहा है, वो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक दूध पिलाएं, बेस्ट रहता है। ओके। गार्गलिंग विद सॉल्ट वाटर, सबको पता है, नमक डालो, गार्गल करो, आराम मिलता है। मॉनिटरिंग रेड फ्लैग, कब जाना डॉक्टर के पास वो बता दोगे। कफ लास्ट मोर देन 3 वीक्स, 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया भैया, आप कहेंगे डॉक्टर के पास जाओ। कफ के साथ साथ फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है और वीजिंग, सीटी बजती है ना जब सांस लेते हैं, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है टीबी वगैरह की शिकायत हो सकती है। देयर इज ब्लड इन द कफ, कफ में आपके क्या आ रहा है, खून आ रहा है। कफ इज सीवियर और गेटिंग वर्स ओवर टाइम, समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना, वर्स होता जा रहा है, बदतर होता जा रहा है। द पेशेंट हैज अंडरलाइंग कंडीशन लाइक अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट डिजीज। पेशेंट को आपने जब स्टार्टिंग में आप पूछ रहे थे ना पेशेंट से क्या क्या कोई और दवा वगैरह खाते हो, अगर वो बोलता नहीं भाई मैं अस्थमा की भी खाता हूँ, सीओपीडी है या हार्ट डिजीज, कोई भी ऐसी इनमें से बता देगा, ठीक है, तो भैया उसको कहोगे भाई देखो आपको कुछ और भी प्रॉब्लम है साथ में, इसलिए आप डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, नॉर्मल होता आपका तो हम दे सकते थे, ये आपको उनको सजेस्ट करना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है, फटाफट देखते हैं, कोल्ड। कोल्ड के लिए ऑलमोस्ट सारी चीजें, कफ और कोल्ड एक साथ आता है, सारी चीजें सेम रहेंगी। फटाफट इसको रीड कर देता हूं, एसेस करेंगे उसको, ऊपर की लाइन सेम रहेगी। भाई सिम्टम्स पूछेंगे भैया क्या रनी नोज है, नाक बह रही है, कंजेशन जकड़न लग रही है, छींकें आ रही कि नहीं आ रही है, गले में खराश है कि नहीं है, माइल्ड कफ है या और साथ साथ में हल्का फीवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और उसको कोशिश करेंगे कि अलग कर सके कि भाई फ्लू है, फ्लू के सिम्टम्स हैं, अगर फ्लू का सिम्टम होगा तो साथ साथ में हाई फीवर और शरीर में दर्द भी होगा, है ना। डॉक्टर का पूछता है क्या शरीर में दर्द है, बुखार भी है, नहीं है, तो फिर नॉर्मल भाई कोल्ड हो गया। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सीवियर सोर थ्रोट, अगर साथ साथ में गले में भी भयंकर दर्द या जलन है और गले की ग्लैंड सूजी हुई है, तो समझ जाओ कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि नॉर्मल कोल्ड है या फिर आपको फ्लू वाला कोल्ड है या बैक्टीरियल वाला कोल्ड है।
ठीक है। ड्यूरेशन पूछेंगे भाई कब से हो रहा है, 7 से 8 दिन हो गया तो भाई 7 से 8 दिन में लगभग चला ही जाता है वो अपने आप, लेकिन नहीं जा रहा है तो फिर आप ऑब्वियसली बात है उसको डॉक्टर पास रेफर करेंगे। तो कब से हो रहा है वो पूछेंगे, कितना सीवियर है, ठीक है, ताकि उसके हिसाब से आप मेडिकेशन दे पाएं। कोई मेडिकल हिस्ट्री, ये पॉइंट सब में कॉमन रहेगा, मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, किसी प्रकार की कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज, एलर्जीज, हार्ट का पेशेंट हो, किसी भी टाइप का चीज़ हो तो वो उससे पूछेंगे, ताकि जो ओटीसी वो देगा वो मिक्स ना करे उसकी या इंटरेक्ट ना करे उसकी चलती हुई दवाइयों के साथ। फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन, सिंपल ओरल डीकंजेस्टेंट, खाने वाली दवाइयां देगा, जैसे सुडोएफेड्रिन और फिनाइलेफ्रिन। ओरल खाने वाली दवाइयां दे देगा। फॉर नेजल कंजेशन, नाक में अगर जकड़न है तो खाने वाली आ गई। नेजल डीकंजेस्टेंट स्प्रे दे सकते हैं आप, ऑक्सीमेटाजोल या जाइलोमेटाजोलिन। ओके, अब यहाँ पर अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो बता दूं मैं आप लोगों को। इसमें क्या होता है, जो सुडोएफेड्रिन और फिनाइलेफ्रिन होती है विच हेल्प रिड्यूस नेजल कंजेशन बाय श्रिंकिंग स्वेलन नेजल पैसेज, यहाँ स्वेल कर जाते हैं तो वो श्रिंक कर जाते हैं, यहाँ की जो नसें होती हैं फूल जाती हैं, ये खाओगे तो वापस से पतली हो जाती है तो खुल जाती है नाक। ओके, दीज मेडिकेशंस शुड बी यूज्ड विद कॉशन, ध्यान से इस्तेमाल करना है इन पेशेंट विद हाई बीपी और हार्ट कंडीशन, क्योंकि बीपी बढ़ने की संभावना रहती है, ठीक है। और जो स्प्रे है जैसे ऑक्सीमेटाजोलिन है या जाइलोमेटाजोलिन है विच वर्क क्विकली, डालोगे तुरंत वो स्वेलिंग कम होती है और नाक खुल जाती है, ठीक है। हाउएवर दिस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन 3 to 5 days, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 5 दिन से ज्यादा आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, टू अवॉइड रिबाउंड कंजेशन। 5-6 दिन के बाद पता चला वो बैक मार देता है, फिर वो 3 से 5 दिन के बाद ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अगर रनिंग नोज है और छींके आ रही है बहुत ज्यादा तो आप फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन जैसे कि डाइफेनहाइड्रामाइन या फिर क्लोरफेनिरामाइन का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसी का ध्यान रखेंगे, ये रनिंग नोज को तो कम करता है स्नीजिंग, बट मे कॉज ड्राउजीनेस, नींद जैसा ला सकता है, सुस्ती ला सकता है, तो इसीलिए जब ये देंगे तो आप सामने वाले को बता देंगे सुस्ती आ सकती है, ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो ध्यान रखें। दिस कैन बी यूजफुल इफ पेशेंट हैज ट्रबल स्लीपिंग, अगर छींके वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है, नाक बहुत ज़्यादा आ रही है और रात में सोने में दिक्कत होती है तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ड्राउजीनेस लेके आती है, सोने में हेल्प करेंगी। ओके, सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन सच एज सिट्रिजिन और लोराटिडिन विच प्रोवाइड रिलीफ विदाउट कॉजिंग ड्राउजीनेस, ठीक है। ड्राउजीनेस इसमें नहीं आती, बट कुछ लोग कहते हैं कि हाँ सिट्रिजिन खा के आती है, तो ये माना जाता है कि सेकेंड जनरेशन के अंदर माना जाता है, प्रूफ है कि नहीं आती है, ठीक है। तो सिट्रिजिन खा के कुछ लोगों को आती है, ड्राउजीनेस आती है, रियलिटी है, बट उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में आनी तय है, यहाँ पे आप सिट्रिजिन नहीं देना चाहते हैं किसी को तो लोराटिडिन दे सकते हैं, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। नाउ फॉर कफ एसोसिएटेड विद कोल्ड, कोल्ड भी है, कफ भी है, ठंड भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कफ सप्रेसेंट जो ऊपर दिया था और एक्सपेक्टोरेंट वही वाले दोनों आ जाएंगे, मतलब कि जो कोल्ड के साथ साथ कफ वाले भी सिरप दे दोगे। सोर थ्रोट है तो साथ साथ में लोजेंजेस और थ्रोट स्प्रे दे देंगे, ठीक है ना। उसके साथ अगर कुछ और भी सिम्टम्स है तो उसकी भी दवाइयां आप दे देंगे। ये मेंशन करेंगे जब आप एग्जाम में लिखेंगे, बेटा ध्यान रखना, पॉइंट सारे मेंशन कर रहा हूं। और मैं हमेशा बताता हूं कि आपको करना क्या है, तरीका पता है ना। जैसे कि इसके अंदर पहले हेडिंग डालेंगे फॉर नेजल कंजेशन, फिर इसके अंदर हेडिंग डाल देंगे याली ओरल डिकंजेशन, ये इस टाइप से शॉर्ट में पहले अपना नोट्स तैयार करेंगे, फिर अंदर क्या लिखना है वो तो बात की बात है, वो तो याद हो जाएगा या मन से भी लिख सकता हूं। कौन कौन सी हेडिंग है वो जरूरी है, ठीक है। चलिए, अगर फीवर और दर्द भी हो रहा है तो फिर वही पैरासीटामोल और ब्रूफिन चला देंगे अपना, बाकी जो सिम्टम्स वगैरह जो पहले बताए तो वो सारे सेम हो जाएंगे। अब ओके, अब फिर वही बताना है भाई, एक्सप्लेनिंग द सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन। यहां पे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से बताएंगे। करेक्ट डोजेज एंड टाइमिंग, सही डोज और कब खानी वो बताएंगे। क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे हाउ मच टू टेक, कितनी लेनी है, हाउ ऑफन, कितनी बार लेनी है, स्पेशली इफ द मेडिकेशन कंबाइन मल्टीपल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। खास करके उन दवाइयों के बारे में जरूर बताएंगे जिसमें एक साथ कई एपीआई होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जैसे कि कोल्ड एंड फ्लू कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है ना, कॉम्बिनेशन में दवाइयां आती हैं। ओके, वार्न अगेंस्ट एक्सीडिंग द रिकमेंडेड डोज, ये नहीं कि आपने बोली दिन में सुबह शाम खानी है, वो दिन में 4 बार खा रहा है, ये काम नहीं करेगा पेशेंट, इसका लिए खास हिदायत देंगे आप।
ड्यूरेशन ऑफ यूज, एडवाइज पेशेंट नॉट टू यूज डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रे फॉर मोर देन 3 to 5 days, जो मैंने ऊपर बताया था। अगर स्प्रे आपने सजेस्ट किया है तो 3 से 5 दिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन, चेक इफ द पेशेंट टेकिंग एनी अदर मेडिकेशन, क्या वो कोई और मेडिकेशन तो नहीं ले रहा है जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह की, टू अवॉइड इंटरेक्शन स्पेशली डीकंजेस्टेंट। जो डीकंजेस्टेंट होते हैं वो बीपी की मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। साइड इफेक्ट, इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट पोटेंशियल साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट अगर होने की संभावना है तो उसके बारे में बताएंगे, जैसे कि ड्राउजीनेस आ सकती है विद सर्टेन एंटीहिस्टामाइन्स और स्टमक अपसेट, यहाँ तक कि आपका स्टमक भी गुड़गुड़ हो सकती है, तो उसको बता दें कि होगा, या अगर होता है तो ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके, चलिए फिर वही सेल्फ केयर एडवाइस, हाइड्रेशन करेंगे, बहुत सारा फ्लूइड पिएंगे, अवॉइड कैफिनेटेड और सुगरी ड्रिंक, ठीक है। कैफिनेटेड चाय कॉफी या चीनी वाला जो ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉफी, सोडा या सुगरी ड्रिंक्स होते हैं, दीज कैन लीड डिहाइड्रेशन, इनको पीने से बॉडी डिहाइड्रेट करती है। देखो यही रियलिटी है, ठीक है। और हम लोग है ना सर्दियों में, गर्मियों में, सर्दियों बोल रहा हूँ, गर्मियाँ आती है तो खूब सारा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, नहीं, कोल्ड ड्रिंक से प्यास नहीं बुझती है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए ठीक है, रेस्ट करने को बोलेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन और स्टीम इनहेलेशन जो पहले बताया वो लेने के लिए बोलेंगे। नेसल सलाइन सोल्यूशन, ठीक है ना, दिस कैन हेल्प क्लियर नेसल कंजेशन। नेसल सलाइन सोल्यूशन होता है जो नाक में डालते हैं हम लोग, इससे जो कंजेशन होता है, नाक में जकड़न होती है, वो कम हो जाता है। एंड मॉइस्चराइज द नेजल पैसेज, जो नाक का रास्ता है उसको मॉइस्चराइज, नमी वहां पे ला करके छोड़ता है, जिससे कि वहां नम होता है, और क्योंकि सूखा होने से, ड्राई होने से खुजली वगैरह होती है। प्रोवाइडिंग रिलीफ विदाउट मेडिकेशन, ये डालने से बिना दवाई खा के आराम पड़ जाता है। सलाइन रिंसेस आर सेफ फॉर बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। सलाइन रिंसेस मतलब जो सलाइन डाल के हम लोग देखते हैं नाक को धो रहे हैं, वो सेफ है। ओके, सूदे आ सोर थ्रोट, अगर गले में खराश है तो उसको आराम पहुंचाएं, कैसे? गार्गलिंग विद सॉल्ट वाटर, गरारा करेंगे नमक पानी डाल करके, या हनी का यूज करेंगे। क्लियर। मॉनिटरिंग फॉर रेड फ्लैग, डेंजर होगा तो कहेंगे कि जाओ डॉक्टर के पास जाके दिखाओ। कब कब डेंजर माना जाएगा? कोल्ड का सिम्टम जो कि 10 दिन से ज्यादा हो गया या समय के साथ बदतर होता जा रहा है। पेशेंट हैज हाई फीवर, उसका बहुत ज्यादा हाई फीवर है, 101.5 से भी ज्यादा हो गया है। प्रोलॉन्ग फीवर लास्टिंग मोर देन 3 days, या 3 दिन से ज्यादा हो गया फीवर, ठीक है। पेशेंट एक्सपीरियंस डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीटी बज रही है और चेस्ट में दर्द है, सीने में दर्द है, साथ साथ में सीटी बज रही है सॉरी सांस लेते हैं ना तो सीटी सी बजती है। देयर इज अ ग्रीन, येलो और ब्लडी नेजल डिस्चार्ज, नाक से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो हरा है, पीला है, या खून है उसके अंदर, ठीक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए आप उसको बोलेंगे डॉक्टर को दिखाइए। द पेशेंट हैज परसिस्टेंट और वर्सनिंग सोर थ्रोट, उसका जो गले का दर्द है वो लगातार बना हुआ है, परसिस्टेंट है और वर्सनिंग, समय के साथ बदतर होता जा रहा है, और जो गले की ग्लैंड्स होती हैं वो सूज रही हैं, ठीक है। फिर देखो ये वैसे सेल्फ केयर एडवाइस के अंदर ही आ सकता है, एक अलग से पॉइंट बना सकते हैं, छठा वाला, रिकमेंडिंग नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, ये सेल्फ केयर के अंदर भी डाल सकते हैं, या अलग से एक पॉइंट बना सकते हैं इसका। वही हर्बल रेमेडीज, चाय वगैरह पिए, जिंजर की चाय, पेपरमिंट की चाय, और साथ साथ विटामिन सी और जिंक का इस्तेमाल करें। While not proven to cure cold, विटामिन सी और जिंक लॉजेंजेस में हेल्प रिड्यूस द ड्यूरेशन और सीवियरिटी, है ना, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं सीवियरिटी को कम करने में हेल्प करती हैं। क्लियर है बातें? ठीक है, वही बेसिक बातें हैं, कुछ खास नहीं है, आप इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं ना, फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है। मेरी बात अगर क्लियर समझ में आ रही है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। सेम डायरिया का केस आ जाएगा, वही स्टार्टिंग की लाइन सेम लिखेंगे, फिर असेसमेंट करेंगे, कब ड्यूरेशन, कब से कितना लंबे समय से डायरिया हो रहा है, कितनी बार होता है, और साथ साथ में कोई सिम्टम्स तो नहीं है जैसे कि पेट में दर्द वगैरह, क्रैम्पिंग, ऐंठन, जी मिचलाना, वॉमिटिंग, उल्टी तो नहीं हो रही, बुखार या खून में स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा है, ये सिम्टम्स को जानने की कोशिश करेंगे अगर डायरिया वाला आएगा तो, ठीक है। ट्रिगर जानने की कोशिश करेंगे अचानक हो क्यों गया, ठीक है, कोई जल्दी में डाइट में चेंज किया, कोई फूड से एलर्जी से जो खा लिया है, या कहीं से ट्रैवल करके आए हैं आप, ठीक है, जिसको हम ट्रैवलर्स डायरिया भी कहते हैं, या रिसेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक, कई बार एंटीबायोटिक का यूज करने से भी डायरिया हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पता करने की कोशिश करेंगे उससे ट्रिगर कैसे हुआ, कहां से आ गया डायरिया। ओके, फिर आप वही करेंगे रिकमेंडिंग ओवर द काउंटर मेडिसिन, ठीक है, एंटी डायरियल मेडिकेशन, लोप्रामाइड। अच्छा, लोप्रामाइड क्या करता है? स्लो डाउन द इंटेस्टाइनल मूवमेंट, हमारे बहुत तेजी से मोशन हो रहे होते हैं, इसकी वजह से बार बार
लूज मोशन हो रहे होते हैं, तो उसको काफ़ी धीमा कर देगा, जिससे कि अलाउइंग मोर वाटर टू बी एब्जॉर्ब। अब इंटेस्टाइन में जब पानी निकल रहा है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाएगा और बॉडी से बाहर कम निकलेगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट, जो बबल मूवमेंट है यानी कि एक तरह से लूज मोशन हो रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को भी ये कम कर देता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म रिलीफ देगा ये। कोई एक्यूट डायरिया है, एक्यूट मतलब तीव्र, तो उसमें शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है। कॉशन, इसमें एक कॉशन भी है, ध्यान रखने वाली बात। लोप्रामाइड शुड नॉट बी यूज्ड इफ डायरिया इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज स्लोइंग द इंटेस्टाइन कैन प्रोलॉन्ग द इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो आप लोप्रामाइड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मोशन को क्या कर दे रहा है, स्लो कर दे रहा है। स्लो करने से जो हमारा भाई बॉडी का डिफेंस सिस्टम है कि बैक्टीरिया को जल्दी से बॉडी से बाहर निकाला जाए, तो जल्दी जल्दी लूज मोशन होते हैं, ठीक है। अब वो लूज मोशन बहुत धीमा हो गया, बैक्टीरिया को निकलना चाहिए था, निकल नहीं पाया, बॉडी के अंदर लंबे समय तक रहेगा, तो वो दिक्कत आती है, फिर वो डॉक्टर के पास केस चला जाता है एक्चुअली वो, ठीक है। इट शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर ओल्ड। 2 साल से छोटे बच्चों में भी इसको नहीं देना है। साथ साथ में आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS या होममेड कोई नमक चीनी का घोल बना के जो पीते हैं वो आप रिकमेंड करेंगे, ठीक है। सेफ डोज क्या रहेगी वो आप बताएंगे, करेक्ट डोज कैसी है, और ओवरडोज का नहीं लेना है। ज़्यादा ओवरडोज ले लोगे तो क्या हो जाएगा, पॉटी जाम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, गैस बनती है भयंकर वाली, कुछ और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, इसीलिए बहुत सटीक जैसा बताया गया दवाई वैसी ही लेनी है। मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे, कोई अब पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि हार्ट की है या लिवर डिजीज है, प्रेग्नेंट वो लेडी प्रेग्नेंट तो नहीं है, ये सब बातें पूछेंगे। फिर सेल्फ केयर एडवाइस में वही भाई, हाइड्रेट रहें, खूब सारा पानी पिएं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन लें, अवॉइड सुगरी ड्रिंक्स एंड अल्कोहल, ये डिहाइड्रेट करती हैं, ठीक है ना, तो इनको नहीं लेना है। यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ईट अ ब्लेंड डाइट, ठीक है ना। ब्लेंड मतलब होता है नरम मुलायम, जैसे केला है, फुलकिया, रोटी के ऊपर की जो पतली सी परत होती है वो है, दाल खिचड़ी है, इस टाइप से। ब्रेड डाइट, ठीक है, रिकमेंड द ब्रेड डाइट, बनाना, राइस, एप्पल सॉस या टोस्ट, ठीक है ना, विच कंसिस्ट ऑफ ब्लेंड, नरम। अब ये ब्रेड के अंदर क्या क्या है, नरम मुलायम है, ये सारे के सारे इजी टू डाइजेस्ट फूड है, आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं, डेट कैन हेल्प फर्म अप स्टूल, और जो हमारा लूज मोशन पानी जैसे मोशन हो रहे हैं उसको फर्म अप टाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, छोटी छोटी मील लेनी है और 2-3 घंटे बाद लेनी है। इनकरेज पेशेंट टू ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील रेदर देन लार्ज, छोटी छोटी मील लें, मतलब थोड़ा खाना खाएं और जल्दी जल्दी का मतलब है 2-3 घंटे के अंतराल पर खाएं, बड़ी डोज ना लें, ठीक है। अगर आप हैवी मील लेते हैं टू रिड्यूस द डाइजेस्टिव स्ट्रेन, तो डाइजेशन पे जोर ज्यादा पड़ता है, और ये हमेशा का रिकमेंडेशन है सभी के लिए, जिन लोगों को गैस या वैसे भी नॉर्मल भी दिक्कत रहती है। अगर आपकी 3 रोटी की खुराक है तो आप 2.5 रोटी खाएं, आपका डाइजेशन कभी गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। अवॉइड इरिटेटिंग फूड्स, इरिटेटिंग फूड्स कैसे होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, पनीर वगैरह, दूध, फैटी फूड, चिकना खाना, स्पाइसी फूड, मसालेदार खाना, कैफीन, एज दिस कैन इरिटेट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट कर सकते हैं, मतलब एक तरह से एक्टिव कर देंगे तो फिर से लूज मोशन हो जाएगा, ठीक है, और हमारा डायरिया लंबे समय तक रहेगा। तो सिंपल है, ये डाइट आप याद रखेंगे। यहाँ पर रेस्ट तो करना ही करना है हमको। फिर रेड फ्लैग को मॉनिटर करेंगे, जैसे कि अगर डायरिया 48 घंटे से ज़्यादा हो गया किसी अडल्ट में, या 24 घंटे से ज़्यादा है किसी यंग बच्चे के अंदर, तो उसको डॉक्टर के पास रेफर करवा देंगे। खून आ रहा है, ठीक है, या स्टूल अपीयर ब्लैक और टेरी, या काला पॉटी जो है काली काली दिख रही, काली दिखने का मतलब है विच कुड इंडिकेट इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब पेट के अंदर कहीं पे खून था वो मिक्स होकर के बाहर आ रहा है, इसलिए वो लाल नहीं दिखाई पड़ेगा। द पेशेंट हैज सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, फीवर है 101 से ज्यादा, और साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा बॉडी डिहाइड्रेट होकर गई है। तो द पेशेंट इज टेकिंग एंटीबायोटिक एंड डेवलप परसिस्टेंट डायरिया, पेशेंट कोई एंटीबायोटिक ले रहा है, डायरिया लगातार बना हुआ है, एज दिस में इंडिकेट क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन विच रिक्वायर स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट, तो एक अलग तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जहां पर आपको क्या कर देना है, रेफर कर देना है उसको डॉक्टर के पास, ठीक है। फिर साथ साथ में नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी कि वही सेल्फ केयर में आप एडवाइस दे सकते हो, क्या इसको आप सेल्फ केयर के अंदर डाल सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रोबायोटिक्स, दही वगैरह खाए, हर्बल रेमेडीज जैसे कि जिंजर या
कैमोमाइल टी, ठीक है, जिससे कि सूद द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिड्यूस क्रैम्पिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम में आराम देता है थोड़ा सा, और जो क्रैम्पिंग होती है हमारी वो कम हो जाती है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स, एजुकेट पेशेंट अबाउट प्रिवेंटिंग फर्दर एपिसोड्स ऑफ डायरिया। आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि भैया हाथ धुल के रखें, हमेशा जब भी खाना खाएं प्रॉपर हाथ धुल के खाएं, ताकि भविष्य में कभी भी आपको डायरिया ना हो। ठीक है, एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हम सबको पता है, कब्ज। ठीक है, वही सारा सेम लिख देंगे ऊपर, फिर उससे पूछेंगे कब से हो रही है, भाई बाउल मूवमेंट कितना होता है, कब्ज होती है ना, तो कब्ज में क्या होता है, पेट सही से साफ नहीं होता है, सवेरे कर ली, फिर पता चला दोपहर में कर ली, फिर पता चला शाम को कर ली, मतलब पॉटी लूज नहीं होती है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि साफ नहीं होता पेट, तो बार बार ऐसा लगता है कि पॉटी आ रही है। ठीक है, और जाता भी इंसान तो बहुत थोड़ी सी होती है। ठीक है, अकैम्पनिंग सिस्टम, अकैम्पनिंग मतलब और साथ साथ में कौन से सिम्टम्स हैं, जैसे कि क्या पेट में दर्द है, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, पेट फूल रहा है, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, क्या ताकत लगानी पड़ रही है, ठीक है, क्या स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड है, टाइट है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, ऐसा लगता है कि भाई खुल के पॉटी नहीं हुई है, अभी कुछ रह गया अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें आप पूछेंगे। क्या खून तो नहीं आ रहा है स्टूल में, या वेट लॉस में इंडिकेट अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, ऐसा तो नहीं कि आपका वेट लॉस भी होता चला जा रहा है। तो कई सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें उससे आप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉज, कारण जानने की कोशिश करें, क्यों हो गया, जैसे कि क्या जल्दी में कोई उसने डाइट में अपना चेंज किया था, या कोई दवाई खाई है, जैसे कि ओपियोइड्स और आयरन सप्लीमेंट्स, ये कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं। आप सफर करके आए हैं या किसी स्ट्रेस में हैं, और चेंजेस इन द रूटीन, कोई रूटीन में चेंज आया हो। ठीक है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कारण बनते हैं इसका। तो ये सारे सवाल आप उससे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ताकि सही ओटीसी उसको दे पाए। क्लियर है बातें? चलिए, रिकमेंडिंग ओवर द काउंटर मेडिकेशन कौन कौन से हैं? बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, बल्क बनाने वाले। ठीक है, इसमें से साइलियम, इसबगोल की भूसी आ गई, मिथाइल सेलुलोज या व्हीट डेक्सट्रिन, ये फाइबर्स होते हैं। दीज फाइबर सप्लीमेंट्स एब्जॉर्ब वाटर इन द इंटेस्टाइन फॉर्मिंग अ जेल लाइक सब्सटेंस। ये पानी को खींचते हैं बॉडी से और जेल तरह का सब्सटेंस बनाते हैं, जिससे कि हमारी जो हार्ड पॉटी होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, और फुलनेस जैसा क्रिएट करता है रेक्टम में जाकर के, जैसे कि पॉटी आसानी से पास होती है। ठीक है, डेट सॉफ्टन द स्टूल। अब पानी आएगा तो ऑब्वियसली बात है पानी की मात्रा बढ़ेगी स्टूल में, तो स्टूल मतलब पॉटी पता ही है सबको, तो वो सॉफ्ट हो जाती है। प्रमोट बाउल मूवमेंट, अब क्योंकि पानी खींच रहा है और ये खुद जेल जैसा बना देते हैं, तो थोड़ा सा फैल जाता है ये, तो उससे क्या है कि इंडिकेशन जाता है कि फुलनेस वाली, यहाँ रेक्टम फुल हो गया है, तो उससे क्या है बाउल मूवमेंट अच्छे आते हैं हमको। ठीक है, दे आर जनरली सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज, इस सब गोल की भूसी खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लंबे समय तक खा सकते हैं। एंड आर रिकमेंडेड फॉर माइल्ड टू मॉडरेट कॉन्स्टिपेशन, माइल्ड टू मॉडरेट कॉन्स्टिपेशन के लिए रिकमेंड किया जाता है। कॉशन, इसमें भी एक चीज कॉशन है, पेशेंट शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ध्यान रखना, क्योंकि साइलियम ये सब चीजें क्या बॉडी से पानी खींच रही हैं। अगर आपने पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिया, आपने बस छोड़ दिया उतना ही, तो बॉडी डिहाइड्रेट कर जाएगी। ठीक है, तो बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव जब भी आप लेते हैं टू प्रिवेंट वर्सनिंग कॉन्स्टिपेशन और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, इंटेस्टाइनल ब्लॉक भी कर सकता है, तो पानी आपको ज्यादा मात्रा में पीना ही पीना है जब आप लैक्सेटिव लेते हैं। स्टूल सॉफ्टनर, जो हार्ड स्टूल हो गया उसको सॉफ्ट करेगा, कैसे? उसका नाम क्या है? डेक्यूसेट सोडियम, अ स्टूल सॉफ्टनर दैट हेल्प मिक्स वाटर एंड फैट्स इनटू द स्टूल। ये स्टूल जो हार्ड है मतलब बनेगी ना हमारी, उसमें पानी और फैट को मिक्स करवा के बनवाता है ये। ठीक है, जिससे कि वो पास होना उसका आसान होता है। इसमें भी एक क्वेश्चन है, स्टूल सॉफ्टनर में टेक फ्यू डेज टू शो रिजल्ट्स एंड आर बेस्ट फॉर माइल्ड कॉन्स्टिपेशन। 102 दिन या 3 दिन लग सकता है अपना प्रॉपर रिजल्ट दिखाने में। ठीक है, और हल्का कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें काम करेगा। फिर एक है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या लैक्टुलोज, ये भी वही करते हैं। दीज लैक्सेटिव ड्रॉ वाटर खींचते हैं इनटू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर। सॉफ्टनिंग द स्टूल, स्टूल को सॉफ्ट करते हैं। मेकिंग इट इजियर टू पास, और उसको आसानी से पास होने के लिए इस तरह से तैयार करते हैं कि आसानी से पास हो जाए। दे आर इफेक्टिव फॉर ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन एंड कैन वर्क विद इन 24 से 72 आवर। ये ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन जो होते हैं उसमें तो काम कर जाता है, उसी में काम करने के लिए होता है, और 24 से 72 घंटों में अपना काम करता है। इसमें भी एक चीज ध्यान देने लायक है,
जिनको किडनी का इशू है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, किडनी प्रॉब्लम है या जिनकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ हो गया है, उनमें उन लोगों को इसको ध्यान से लेना, क्योंकि ऑस्मोटिक है, ये खींचता है ना, पानी खींचता है तो साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट बॉडी का गड़बड़ हो सकता है। ठीक है। स्टिमुलेंट लग्जेटिव, जैसे बीसाकोडिल नाम सुना होगा या सेना, दीज लग्जेटिव स्टिमुलेट द बवल मसल्स, जो मसल्स होती हैं उसको स्टिमुलेट करती हैं जहां से पॉटी करवाई जाती है, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव स्टूल थ्रू द इंटेस्टाइन, जिससे कि जो स्टूल है वो प्रॉपर अच्छे से पास हो जाए, प्रॉपर तरीके से पास हो, ऐसा ना रह जाए कि अब ऐसा ना हम लोग कई बार कहते हैं यार रह गया थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है पेट साफ नहीं हुआ अच्छे से, वो चीज नहीं रहेगी, पूरा अच्छे से साफ होता है फिर वो पेट। दे आर टिपिकली यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ एक्यूट कॉन्स्टिपेशन एंड यूजुअली वर्क विद इन 6 to 12 आवर। जो आजकल आता है ना, हम लोग ऐड देखते हैं रात को खाओ सवेरे पेट साफ, वो यही है 6 to 12 आवर। स्टिमुलेंट लग्जेटिव शुड नॉट बी यूज्ड लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करना है, एज दे कैन लीड टू डिपेंडेंस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी खींचते हैं ये, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, या आपको उसकी डिपेंडेंसी हो सकती है। देन हमारे पास है सलाइन लग्जेटिव। ठीक है। मैग्नीशियम सीट्रेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा सलाइन में। दिस वर्क बाय ड्रॉइंग वाटर इनटू द बबल, बबल के अंदर, यानी कि जो हमारा रास्ता एक तरह से उसके अंदर पानी को खींचते हैं, कॉजिंग बबल मूवमेंट, और उसके अंदर अच्छे से मोशन क्रिएट करते हैं ताकि बॉडी अच्छे से पास हो जाए। दे आर टिपिकली यूज्ड फॉर रैपिड रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तुरंत अगर राहत चाहिए, बट शुड नॉट बी यूज्ड फ्रिक्वेंटली, इसको बार बार लगातार इस्तेमाल नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है, सलाइन लग्जेटिव में कॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अब इलेक्ट्रोलाइट भी खींचता है साथ साथ में, तो वो गड़बड़ हो सकते हैं बॉडी के, इफ यूज्ड लॉन्ग टर्म, अगर लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद किडनी डिजीज, अगर किडनी डिजीज है तो उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आपने बता दिया कि क्या क्या ओटीसी में आपको ले सकते हो या लेना है, उसके बाद आप वही बताओगे डोज कितनी है, ओवर यूज नहीं करना है, मे लीड टू डिपेंडेंस, क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, फिर उसके बिना पॉटी आएगी ही नहीं। इंटरेक्शन और कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर कोई है तो आप उसको वो एक्सप्लेन करोगे। क्लियर है बातें। सेल्फ केयर में क्या क्या आ जाएगा, डाइटरी फाइबर इंटेक बढ़ाएंगे, ईट हाई फाइबर फूड, ऐसा खाना खाइए जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, जैसे कि फ्रूट्स, एप्पल, पियर, बेरीज। वेजिटेबल में क्या खाएंगे, स्पिनच, पालक, ब्रोकली खाएंगे। होल ग्रेन्स के अंदर ओट्स, ब्राउन राइस खाएंगे। लेग्यूम्स, दालों के अंदर बीन्स और लेंटिल्स खाएंगे। फाइबर हेल्प बल्क अप द स्टूल, फाइबर से क्या होता है, स्टूल बल्कअप होता है, पानी एब्जॉर्ब करता है ज्यादा मात्रा में। एंड प्रमोट रेगुलर बवल मूवमेंट, और इससे क्या है, बवल मूवमेंट रेगुलर होते हैं। अगर पेट की समस्या रहती है तो हाई फाइबर रिच फूड खाना स्टार्ट कर दीजिए, 2-4 दिन हफ्ते भर के अंदर आपका बाउल मूवमेंट नॉर्मल हो जाएगा। ग्रेजुअल फाइबर इंक्रीज, एडवाइज द पेशेंट टू इंक्रीज देयर फाइबर इनटेक ग्रेजुअली, ये नहीं कि एकदम से एक ही दिन में बहुत सारा खा लिया, धीरे धीरे फाइबर रिच फूड को खाना या फाइबर को इंक्रीज करना स्टार्ट करें, जैसे कि 20 से 30 ग्राम फाइबर पर डे, ठीक है ना, अदरवाइज ब्लोटिंग या गैस हो सकता है। पानी पिए ज्यादा से ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, और अवॉइड कैफिनेटेड और सुगरी ड्रिंक्स, क्योंकि ये पानी खींच लेते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो अगेन कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है। एक्सरसाइज करें रेगुलर, एक्सरसाइज करने से हमारे बाउल मूवमेंट अच्छे रहते हैं। ठीक है, हेल्दी फॉर हेल्दी बाउल मूवमेंट्स। स्टैब्लिश अ रेगुलर बाउल रूटीन, एक फिक्स टाइम पे अपना रूटीन बनाइए। सुबह उठ गए हैं 8 बजे तो अपना जो भी होगा, पानी पीते हैं गर्म या चाय पीते हैं, उसके बाद एक फिक्स टाइम 8:30 बजे के या 9 बजे के आसपास आपको जाके बैठना है। ठीक है, जिससे कि आप रिलैक्स, मतलब जो बाउल पास कर सकें। ठीक है, एक फिक्स टाइम रहेगा तो बॉडी को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइम पे बाउल जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक उस टाइम पे बॉडी क्या कर लेती है, अपना टाइम सेट कर लेती है ना, बॉडी के अंदर क्लॉक होता है, सुना है। और मॉनिटर करेंगे रेड फ्लैग को, कोई अगर दिक्कत वाली बात है भयंकर तो क्या करेंगे, मेडिकल अटेंशन, जाओ डॉक्टर के पास। कौन कौन से, कॉन्स्टिपेशन लास्ट लॉन्गर देन अ वीक, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है और आप लेग्जेटिव का भी यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी सही नहीं हुआ है तो रेफर कर देंगे। खून आ रहा है तो रेफर कर देंगे। भयंकर पेट दर्द हो रहा है, जी मिचला रहा है, उल्टी हो रही है और बेवजह नहीं करना चाहिए। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, मतलब वजन कम होता जा रहा है और उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको रेफर कर देंगे। कॉन्स्टिपेशन इज अकम्पनीड बाय साइंस ऑफ एन इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, कोई इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है अगर ऐसा आपको लग रहा है, सच एज ब्लोटिंग एंड द इनएबिलिटी टू पास गैस और स्टूल। 2 दिन 4 दिन हो गए हैं, स्टूल पास ही नहीं हो रहा है, पेट फूलता चला जा रहा
है ना, तो ये दिख जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज है। द पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ बाउल सर्जरी, उसके पहले कोई सर्जरी वगैरह हुई है इंटेस्टाइन वगैरह की, ठीक है। देयर इज अ सडन एंड सीवियर चेंजेस इन बाउल हैबिट्स, अचानक से बाउल हैबिट में कोई चेंजेस हो गए हैं, कभी भी आ रही लैटरिन, सुबह जाते थे शाम को जाने लगे हो, ठीक है, स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट, और खास करके बूढ़े लोगों में। तो इन सब कंडीशन में आपको क्या कर देना है, उसको कहना है भाई आप डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। और अगेन यहाँ पे वही नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच भी सजेस्ट कर सकते हैं, प्रोबायोटिक खाएं, योगर्ट वगैरह खाएं, हर्बल रेमेडीज लें, ठीक है, गरम गरम पानी वगैरह पिए, ठीक है। क्लियर है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ओके, और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और बाद बाकी ये हमारे ऐप के बारे में बातें हैं, आप लोगों को तो पता ही ऑलरेडी, ठीक है ना, आप लोग जुड़े हुए हैं, तो लेक्चर्स नोट्स वगैरह सब अवेलेबल है। जो बच्चे को नहीं पता है वो लोग ऐप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और बाद बाकी जो यूट्यूब में लेक्चर्स में डालता हूँ उसके नोट्स वगैरह यूट्यूब में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ओके। बाद बाकी करना क्या आप सबको पता है, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ऑल द बेस्ट।